आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नागरिकता और शायद मूलाधिकार भी। तो नागरिकता का प्रावधान जो है संविधान के भाग 2 में आता है, आर्टिकल से 5 के 11 के बीच। नागरिकता जो है संविधान के भाग 2 में आता है, आर्टिकल 5 से 11 के बीच। भारत में जो है एकल नागरिकता है, जो कहाँ से प्रेरित है? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता है जो ब्रिटेन से प्रेरित है, समझ गए आप। भारत में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है, जिसकी प्रेरणा हमको कहाँ से मिलती है? ब्रिटेन से मिलती है, यानी यूके, इंग्लैंड से मिलती है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में जो है नागरिकता अगर आपको लेनी है तो आप कितने प्रकार से ले सकते हैं? जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण से और भूमि मज्जन से। देशीकरण की जो है उम्र पहले 11 साल थी और अब 5 साल कर दी है, यानी 5 साल तक आप अंदर रहोगे तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। देशीकरण के केस में जो है आपको जो संविधान में 22 भाषाएं दी गई हैं, उनमें से किसी एक भाषा को जानना आवश्यक है देशीकरण के केस में। नागरिकता समापन की बात करें तो वो 3 प्रकार से आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। नंबर 1 परित्याग करने से, नंबर 2 पर्यावसन से और नंबर 3 वंचित किए जाने से। अब आर्टिकल शुरू करते हैं। तो आर्टिकल 5 जो है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के संबंध में बात करता है। आर्टिकल 5 जो है संविधान बनने के समय उसके प्रारंभ में नागरिकता की बात करता है। अब आती है बात आर्टिकल 6 की। आर्टिकल जो है 6 पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए नागरिकता के संबंध में बात करता है। आर्टिकल 6 पाकिस्तान से भारत आने वालों के संबंध में नागरिकता के लिए बात करता है। आर्टिकल 7 जो है भारत से पाकिस्तान जाने वालों के लिए नागरिकता की बात करता है। आर्टिकल 6 पाकिस्तान से भारत, आर्टिकल 7 भारत से पाकिस्तान वालों के लिए। आर्टिकल 8 जो है भारत के बाहर रहने वाले, भारत के उद्भव के कुछ व्यक्तियों के विषय में नागरिकता की बात करता है। आर्टिकल 8 जो है भारत के बाहर कुछ लोग रह रहे हैं, उन व्यक्तियों के नागरिकता अधिकारों के बारे में बात करता है। आर्टिकल 9 जो है ये कहता है अगर कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता स्वीकार कर लेता है अपनी इच्छा से तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 9 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति जो है विदेशी नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो उसकी नागरिकता बाद में खुद समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 10 कहता है नागरिकता जो है संसदीय विधि द्वारा ही ली जा सकती है। आर्टिकल 10 कहता है नागरिकता में जो है संसद की जो विधियाँ होंगी, संसद के कानून जो संसद ने बनाए होंगे उसी के द्वारा ली जा सकती है। आर्टिकल 11 में क्या है? संसद नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है। आर्टिकल 11 में क्या है? संसद जो है नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है। अब फिर से एक बार आर्टिकल रिवाइज करेंगे इसके। आर्टिकल 5 आपका क्या कह रहा है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के बारे में बता रहा है। आर्टिकल 6 है पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए नागरिकता बताता है। आर्टिकल 7 जो है भारत से पाकिस्तान जाने वालों के लिए नागरिकता बताता है। आर्टिकल 8 कहता है भारत के बाहर कुछ लोग रह रहे हैं, उनकी नागरिकता अधिकारों के बारे में बात करता है। आर्टिकल 9 कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने बाहर की नागरिकता ले ली अपनी इच्छा से तो उसकी भारतीय नागरिकता तुरंत समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 10 कहता है नागरिकता जो है संसदीय विधियों द्वारा ही ली जा सकती है। आर्टिकल 11 कहता है नागरिकता के कानून जो है हमारा संसद बनाएगा। अब आता है संविधान का भाग 3 मूल अधिकार, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट भागों में आपका माना जाता है। भाग 3 में मूल अधिकार आते हैं जो कि हैं आर्टिकल 12 से 35 के बीच। भाग 3 को जो है संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसका अर्थ है अधिकारों के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। विश्व में जो है मूल अधिकारों का विकास की बात करें, सबसे पहला दस्तावेज 1215 में ब्रिटेन के राजा सर जॉन के समय में लिखित पेश किया गया। तो विश्व में अगर मूल अधिकारों की बात करें तो पहला दस्तावेज जो है 1215 में ब्रिटेन में राजा सर जॉन ने लिखित रूप से पेश किया। दूसरे दस्तावेज की बात करें तो 1689 में बिल ऑफ राइट्स के नाम से पेश किया गया अधिकार पत्र, वो भी ब्रिटेन में 1689 में बिल ऑफ राइट्स आता है। भारत में मूल अधिकार जो है अमेरिका से प्रेरित है। 1787 में अमेरिका का संविधान बनता है और 1789 में लागू होता है, और यूएसए के संविधान में तब जो है मूल अधिकार जोड़े गए थे। भाग 3 को जो है भाग 3 में मूल संविधान में जो 7 मूल अधिकार थे, लेकिन मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे,
वर्तमान में लेकिन केवल 6 मूल अधिकार हैं। मूल संविधान में जो है 7 मूल अधिकार थे, वर्तमान में लेकिन केवल 6 मूल अधिकार है। संपत्ति के अधिकार के तहत आर्टिकल 19(1)(f) और 31 को समाप्त कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार के तहत आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 31 को समाप्त कर दिया गया है, जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त किए गए। तो संपत्ति के अधिकार को जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकार से हटाकर वैधानिक अधिकार बना दिया गया है, और इसके तहत आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 31 को समाप्त कर दिया गया और इनको अनुच्छेद 300 का में भाग 12 में जोड़ दिया गया। अनुच्छेद 300 का भाग 12 में जोड़ दिया गया इनको। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। स्वम स्व शोध संसी सम, स्वम स्व शोध संसी सम यानी समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19-22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। इसका एक बार रिवाइज करेंगे मूल अधिकारों को। मूल अधिकार जो है भाग 3 में आते हैं। 12 से 35 में मूल अधिकारों को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। विश्व में मूल अधिकारों के विकास की बात करें तो पहला दस्तावेज 1215 में ब्रिटेन के राजा सर जॉन के समय में आया। दूसरा दस्तावेज 1689 में बिल ऑफ राइट्स को पेश किया गया। भारत में मूल अधिकारों की बात करें तो अमेरिका से प्रेरित है। 1789 में अमेरिका का संविधान बना और 1789 में संविधान लागू होता है। मूल संविधान में जो 7 मूल अधिकार थे, अब इस समय वर्तमान में केवल 6 मूल अधिकार हैं। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया, जिसके तहत आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 31 समाप्त हुए और ये सारे अधिकार अनुच्छेद 300 का के तहत भाग 12 में जोड़ दिए गए। वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। सम स्व शोध संसी सम। अब आर्टिकल 12 से 35 की बात करेंगे हम लोग। तो अनुच्छेद 12 जो है राज्य की परिभाषा बताता है, जिसमें भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल, स्थानीय निकाय और अन्य निकायों के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 12 जो है मूल अधिकारों के हिसाब से राज्य की परिभाषा बताता है। अनुच्छेद 13 कहता है राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बना सकेगा जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करे। अनुच्छेद 13 कहता है राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करे, और अगर बनाता है तो वो कानून तुरंत समाप्त हो जाएंगे। तो अनुच्छेद 13 को जो है मूल अधिकारों की गारंटी देने वाला अनुच्छेद कहा जाता है। अनुच्छेद 13 जो है मूल अधिकार की गारंटी देने वाला अनुच्छेद है। अब आता है समानता का अधिकार 14 से 18। समानता का अधिकार 14 से 18। समता का अधिकार 14 कहता है विधि के समक्ष समानता एवं विधि का समान संरक्षण। आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से ली गई है और समान संरक्षण विधि का जो है यूएसए से प्रेरित है। ये एकमात्र ऐसा एक आर्टिकल है जो 2 देशों से प्रेरित है। हालांकि आर्टिकल 14 के अपवादों की बात करें तो अनुच्छेद 361 से राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेषाधिकार मिलते हैं। आर्टिकल 14 के अपवादों की बात करें तो अनुच्छेद 361 के द्वारा राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेष अधिकार मिलते हैं। अनुच्छेद 105 के द्वारा सांसदों को, अनुच्छेद 194 के द्वारा एमएलए एमएलसी को भी छूट मिलती है। तो आर्टिकल 14 में अनुच्छेद 361 द्वारा राष्ट्रपति और राज्यपाल को छूट मिलती है, वहीं 105 द्वारा सांसदों को और 194 द्वारा एमएलए एमएलसी को भी विशेष अधिकार मिलते हैं, यानी सत्र के 40 दिन पहले और बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 14 को जो है नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। अनुच्छेद 14 को जो है नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। इसकी बात करें तो अनुच्छेद 14 के संबंध में एक केस आता है मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत संघ 1980। अनुच्छेद 14 के संबंध में एक केस है मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत संघ 1980। अब आता है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में जाति, लिंग, धर्म, जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 के तहत जाति, धर्म, लिंग,
के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15(1) 15(2) कहता है तालाबों, दुकानों और होटलों में यानी सार्वजनिक स्थानों में ऊपर वाले दिए गए नियमों के हिसाब से कोई रोक नहीं लगा सकता। यानी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर तालाबों, दुकानों और होटलों में आपको रोका नहीं जाएगा। आर्टिकल 15(3) कहता है कि महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान राज्य कर सकता है। आर्टिकल 15(3) के तहत महिलाओं एवं बच्चों को विशेष अधिकार प्राप्त है। इसी के तहत महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 बना। महिला घरेलू शिक्षा अधिनियम 2005 बना। आर्टिकल 15(6) 103वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा जोड़ा गया। आर्टिकल 15(6) 103वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा जोड़ा गया। EWS के तहत 10% आरक्षण मिलता है इसमें शैक्षिक संस्थानों के लिए। आर्टिकल 16 लोक नियोजन के अवसरों और सरकारी नौकरी में समानता। आर्टिकल 16 लोक नियोजन के अवसरों और सरकारी नौकरी में समानता। लेकिन अनुच्छेद 16(4) के तहत राज्य जो है जनसंख्या के अनुपात के आधार पर आरक्षण दे सकता है। अनुच्छेद 16(4) के तहत राज्य जो है जनसंख्या के अनुपात के आधार पर आरक्षण दे सकता है। आर्टिकल 16(6) 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत EWS रिजर्वेशन 10% जो है नौकरियों में देता है। आर्टिकल 16(6) 103वें संविधान संशोधन 2019 के तहत EWS 10% रिजर्वेशन देता है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, और इसी के तहत अस्पृश्यता का अपराध अधिनियम 1955 बनता है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत और अस्पृश्यता का अपराध अधिनियम 1955 बनता है। इसमें संशोधन किया जाता है 1976 में। फिर बनता है सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1955। सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1955। आर्टिकल 18 जो है आर्टिकल 18 के द्वारा उपाधियों का अंत आता है। आर्टिकल 18 के द्वारा उपाधियों का अंत आता है। आर्टिकल 15 जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15(2) तालाबों, दुकानों, होटलों में जाति, धर्म, लिंग के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। आर्टिकल 15(3) महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं, जिसके तहत महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 आता है। आर्टिकल 15(6) 103वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा जोड़ा गया। इसके तहत 10% प्रवेश के लिए, शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के लिए 10% आरक्षण आप लोग दे सकते हैं EWS को। आर्टिकल अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के अवसरों में समानता और सरकारी नौकरी में समानता। इसमें आर्टिकल 16(4) कहता है कि जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दे सकते हैं, और आर्टिकल 16(6) के तहत 103वां संविधान संशोधन 2019 में जोड़ा गया ये, और EWS को 10% नौकरी दी जाएगी। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, जिसके तहत अस्पृश्यता का अधिकार अपराध अधिनियम 1955 बनता है, जिसमें 1976 में संशोधन करके सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1955 बनाया जाता है। फिर आता है आर्टिकल 18 जो उपाधियों के अंत के संबंध में बात करता है। अब बात करें दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 से 22 यानी अनुच्छेद 19(1)(a) कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19(1)(a) में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसके तहत प्रेस की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, जानने का अधिकार, शांत रहने का अधिकार और इंटरनेट का उपयोग 2017 में जोड़ा गया। इसके बाद आता है आर्टिकल 19(1)(b) शांतिपूर्ण एवं निःशस्त्र सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। C सभा, संघ और सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। D भारत में कहीं भी घूमने का अधिकार। E निवास या बसने की स्वतंत्रता। और G आता है किसी भी व्यवसाय को या व्यापार को करने की स्वतंत्रता। तो आर्टिकल 19(1)(a) क्या कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। B कहता है पहले बोल लो, फिर B में शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन कर लो। C में संघ और समितियां भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर उन संघ समितियों के साथ D में कहीं भी घूम लो भारत में। E में तुम उन समितियों के साथ कहीं भी E में फिर निवास भी कर लो। और G में कहता है कोई भी व्यापार कर लो। आर्टिकल 20 दोष सिद्धि से संरक्षण। 20(1) कहता है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, यानी
कोई भी कानून बाद में बना तो उससे संरक्षण। 20(2) दोहरे दंड से संरक्षण। 20(2) दोहरे दंड से संरक्षण। 20(3) स्वयं के विरुद्ध साक्षी न होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 21 जो है शिक्षा का अधिकार के रूप में 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। आर्टिकल 21 को शिक्षा का अधिकार जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना सन 2002 में और लागू होता है शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 से। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, जिसके तहत आपको कारण बताना होगा, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा और वकील की जरूरत मांग सकते हैं आप। दूसरा मूल अधिकार आता है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19(1) ए कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बी में शांतिपूर्ण सम्मेलन। 20 में 2 सिद्ध से संरक्षण, यानी 20(1) कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। 20(2) दोहरे दंड से संरक्षण। 20(3) स्वयं के विरुद्ध साक्षी न होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण देता है, जिसके तहत 21(a) में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन सन 2002 द्वारा, जो 2009 में का अधिनियम बना और 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी से निरोध से संरक्षण देता है। कारण बताना पड़ेगा क्यों गिरफ्तार कर रहे हो। आर्टिकल 22 के तहत 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश करना पड़ेगा और वकील जो है आप मांग सकते हो। अब आता है आर्टिकल 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी आर्टिकल 23 मानव दुर्व्यापार और बालात श्रम निषेध। आर्टिकल 23 मानव दुर्व्यापार एवं बालात श्रम निषेध। आर्टिकल 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। आर्टिकल 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप नौकरी पर नहीं रख सकते। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28। आर्टिकल 25 अंतःकरण आदि की स्वतंत्रता, यानी अंतःकरण से किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, मान लिया धर्म। आर्टिकल 26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 27 के तहत धार्मिक अभिवृद्धि हेतु जो राशि होगी वो कर मुक्त होगी। 28 के तहत शिक्षण संस्थानों के बारे में स्वतंत्रता, यानी आर्टिकल 25 के तहत आपने कोई धर्म मान सकते हैं। आर्टिकल 26 के तहत धार्मिक कार्यों उस धर्म के कार्यों का प्रबंधन कर सकते हैं। आर्टिकल 27 कार्यों के प्रबंधन में आप जो राशि लगाएंगे वो कर मुक्त होगी। आर्टिकल 28 आप धार्मिक रूप से कोई भी संस्थान खोल सकते हैं। उसके बाद आता है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 29 और 30 संचित संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात करी है। अल्पसंख्यक हितों की संस्कृति और भाषा और लिपि के संरक्षण की बात आर्टिकल 29 में की गई है। आर्टिकल 30 में जो है अल्पसंख्यक लोग अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। आर्टिकल 30 के द्वारा अल्पसंख्यक लोग अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। आर्टिकल 32 आता है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 रिट जारी करता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट इसके तहत 5 रिट जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी किसी व्यक्ति को तुरंत प्रस्तुत करिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस। परमादेश यानी मैंडमस, मैं आदेश देता हूँ, हम आदेश देते हैं। इसके तहत किसी को भी सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता है। प्रतिषेध, किसी काम पर अचानक रोक लगा सकता है। प्रोहिबिशन, प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन। उत्प्रेषण, सर्टियोरी, यानी कोई भी केस को उसको लगता है कि ये हमें देखना चाहिए तो तुरंत मांग सकता है। पूर्णतः सूचित करना या मंगवा लेना। सर्टियोरी, अधिकार पर इच्छा, कोई व्यक्ति अपने अधिकार का गलत उपयोग कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ये रिट जारी कर सकता है।